आज हर्षित का जन्मदिन था। घर में सब पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर अच्छी यादें बनाना चाहते थे, खासकर वैशाली, इसलिए वो सब कुछ बड़े मन से कर रही थी। उसने केक और हर्षित की पसंद का खाना भी बनाया। वैशाली जैसे ही कमरे में गई, उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वैशाली ने मुड़कर देखने की कोशिश की, परंतु उसके पहले ही हर्षित ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। अच्छा, तो ये आप हैं? वैशाली को खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। मैंने सोचा, जब मेरी पत्नी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो उसे थैंक्स के तौर पर गिफ्ट देना तो बनता है ना। अच्छा जी, मतलब मेरे जन्मदिन पर भी थैंक्स वाला गिफ्ट क्या लेना है, आपने तय कर लिया था। और अपने जन्मदिन पर भी मुझे क्या थैंक यू गिफ्ट देना है, वो भी खुद ही तय कर लिया। वैशाली ने अपने जन्मदिन की वो छत वाली रात याद करते हुए कहा, जब वो और हर्षित पूरी रात छत पर ही रहे थे। वो आपको क्या गिफ्ट चाहिए? हर्षित ने वैशाली का मुंह अपनी ओर करते हुए कहा। मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, वैशाली ने कहते हुए हर्षित के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। हर्षित ने भी अपने हाथ वैशाली की गर्दन पर रख दिए। दोनों ने आपस में सिर टिका लिया। दोनों की ही आंखें बंद हो गई थीं। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। आते हैं, हर्षित ने जवाब देकर वैशाली को देखा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, फिर तैयार होकर बाहर चले गए। जहाँ वैशाली ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, वहीं हर्षित ने भी नीले रंग की शर्ट पहनी थी। वैशाली और हर्षित दोनों परिवारों ने मिलकर इस दिन को यादगार बना दिया। हर्षित और वैशाली ने एक साथ अपनों से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सब बड़ों ने आशीर्वाद दिए। छोटों ने डांस और मस्ती की। हर ओर खुशी और हंसी का माहौल था। अब वैशाली और जीजा जी डांस करेंगे, पूजा ने जैसे ही कहा। वैशाली और हर्षित ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर सबको। नहीं, उसके बाद दोनों के मुंह से एक साथ ना निकल गया। अरे कैसे नहीं, रवि ने गाना लगाते हुए कहा। फिर सबने मिलकर दोनों को डांस करने के लिए मजबूर कर ही दिया। बुलावे तुझे यार आज तेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज तेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो, एक मैं हूँ और कोई ना हो। मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की ज़मीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम मेरा लिख दे, मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धड़के। थोड़ा सा डांस करते ही दोनों शर्मा कर अलग अलग जाकर खड़े हो गए। सब उन दोनों को देखकर हंसने लगे। ऐसे कैसे अलग जाकर खड़े हो गए, एक फ़ोटो तो बनती है। सुनील ने फिर से दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया और दोनों की फ़ोटो लेने लगा। अब एक फैमिली फ़ोटो, पूजा रवि ने एक साथ कहा। सब हर्षित वैशाली के आसपास आकर खड़े हो गए। सबने उन दोनों को धक्का दे देकर एक दूसरे के बिल्कुल पास लाकर खड़ा कर दिया। अरे आप क्या कर रहे हैं? कमरे में आते ही वैशाली हर्षित को देखकर सवाल करने लगी। कपड़े बदल रहा हूँ, अब पार्टी खत्म हो गई, तुम्हारे मायके वाले चले गए और ससुराल वाले सो गए हैं, तो हमें भी सोना चाहिए ना। तुम कहाँ थी? मैंने कमरे में फिर रसोई में देखा, तुम कहीं भी नहीं थी। हर्षित ने शर्ट के बटन खोलते हुए ही बिना रुके बोले जा रहा था। पार्टी बाकी सब के लिए ख़त्म हुई है, आपके लिए नहीं। वैशाली ने हर्षित के शर्ट के बटन फिर से लगाने लगी थी। क्या मतलब? हर्षित ने आश्चर्य से वैशाली को देखा, मगर उसे वैशाली के चेहरे पर अपने सवाल के जवाब की जगह शरारती मुस्कान दिखाई दी। वैशाली ने बिना कुछ कहे हर्षित की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। हर्षित को अचानक वैशाली के जन्मदिन की रात याद आ गई, जब उसने भी ऐसे ही सबके सोने के बाद वैशाली को छत पर लेकर गया था। वो याद आते ही हर्षित के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। वो बिना कोई सवाल किए वैशाली के साथ सीढ़ियों से छत पर जाने लगा, क्योंकि अब उसे वैशाली की उस शरारती मुस्कान का राज समझ आ गया था। वैशाली ने जैसे ही हर्षित की आंखों से अपना हाथ हटाया, हर्षित ने खुशी से वैशाली को गले से लगा लिया। वैशाली ने सब कुछ वैसे ही सजाया था जैसे हर्षित ने उसके लिए सजाया था। एक टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ गुलाब रखे थे। वहीं छोटा सा केक था जो वैशाली ने खुद बनाया था, जिस पर वैशाली ने हर्षित के नाम के साथ दिल का शेप भी बनाया था। पास ही हर्षित की पसंद का गाजर का हलवा और कोल्ड ड्रिंक रखी थी।
हर्षित ने वैशाली को खुद से अलग किया और फिर दोनों एक दूसरे को कुछ देर खामोशी से देखते रहे। दोनों की आंखों में अपने बीते कल की यादें दिखाई दे रही थी, कुछ जो बहुत सुंदर थी तो कुछ जिनमें दर्द छुपा हुआ था। वैशाली ने गुलाब हर्षित को दिया, फिर उसने केक पर मोमबत्ती लगाकर हर्षित को केक काटने के लिए कहा। हर्षित और वैशाली ने एक साथ उन मोमबत्तियों को बुझाया और एक साथ एक दूसरे के लिए विश मांगी। हर्षित ने केक काटा और वैशाली को खिलाया। वैशाली जैसे ही हर्षित को केक खिलाने लगी, उसे अपने ऊपर पानी की बूंदें गिरते हुए महसूस हुई। वैशाली ने जैसे ही उन बूंदों को पोंछा, अचानक से बारिश शुरू हो गई। गुलाब की पंखुड़ियां पानी में बहने लगी। हर्षित ने दौड़कर हलवा और केक ले जाकर सीढ़ियों पर रखा, परंतु वैशाली अब भी बारिश में भीग रही थी। वैशाली, चलो, बीमार पड़ जाओगी, हर्षित वैशाली को आवाज़ दे रहा था। वैशाली उतना ही उसे अनसुना कर बाहें फैलाए बारिश में भीग रही थी। हर्षित ने हाथ पकड़कर वैशाली को अपनी ओर खींचना चाहा। वैशाली ने अचानक अपने दोनों हाथों से हर्षित के सीने पर हल्का सा धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। कितनी अच्छी बारिश है, इतनी खूबसूरत रात, और आप हो जरा सा भीगने में इतने नखरे दिखा रहे हो। आओ ना, वैशाली ने हर्षित की ओर हाथ बढ़ा दिया। हर्षित ने वैशाली का हाथ पकड़ झटके से अपनी ओर खींच लिया, जिससे वैशाली हर्षित के सीने से जा लगी। उसके भीगे बाल चेहरे पर बिखर कर आंखों को ढकने लगे। हर्षित के अचानक इतने करीब आने से वैशाली की धड़कनें बढ़ने लगी थी। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें समय के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम बढ़ता है, जहाँ एक दूसरे के लिए धड़कन हमेशा वैसी ही धड़कती है जैसे पहली बार मिले हों। हर्षित ने वैशाली का एक हाथ पकड़ा और कमर से पकड़कर घुमा दिया। वैशाली के भीगे बाल हर्षित के चेहरे पर आ गए। कुछ ऐसे ही मस्ती और प्यार भरा उन दोनों का बारिश वाला डांस शुरू हो गया था। डांस करते हुए अचानक हर्षित ने वैशाली को अपनी गोद में उठा लिया, सीढ़ियों की ओर जाने लगा। अरे मुझे नीचे उतारिए, मुझे नहीं जाना अभी, वैशाली ने बच्चों की तरह पैर पटकते हुए कहा। फिर भी हर्षित ने जब उसे नीचे नहीं उतारा तो वैशाली ने उसके कंधे पर चिकोटी काट ली। मैंने कहा ना, श्श। हर्षित ने अचानक वैशाली के होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे उसकी बात अधूरी रह गई और वैशाली की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। अब तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं तुम्हें नीचे लेकर जा रहा हूँ, वो भी अभी। अब या तुम चुपचाप चलो या ऐसे चीखते हुए, तुम्हारी मर्जी। पर जब तुम्हारी चीख सुनकर सब उठकर बाहर आए तो मेरे पीछे मत छुपना। हर्षित ने वैशाली का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले जाने लगा। वैशाली सिर लटकाए किसी शरारती बच्ची की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। हर्षित वैशाली को सीधा बाथरूम में लेकर गया। तुम रुको, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। हर्षित जैसे ही पलटकर जाने लगा, वैशाली ने अपना हाथ गुस्से में चलाया, जिसके कारण बाथरूम में लगा शावर चल गया। वैशाली, हर्षित ने पानी नी गिरने की आवाज़ के साथ अचानक पलट कर देखा। हर्षित वैशाली को देख रहा था। वहीं वैशाली कभी शावर तो कभी हर्षित को देख रही थी। वैशाली के चेहरे को देखकर कहना मुश्किल था वो शावर के अचानक चलने पर आश्चर्य में थी या हर्षित के गुस्से से डर रही थी। दोनों एक दूसरे को अपलक खामोश देखते रहे, फिर दोनों ही हंसने लगे। हंसते हुए हर्षित ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और दोनों दीवार के सहारे टेक लगाकर आंखें बंद कर शावर से आती पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगे। छी, वैशाली सुबह कमरे से बाहर आते छींकने लगी। तुम्हें तो जुकाम हो गया, पर ये हुआ? छी, अनुप्रिया जी वैशाली से पूछ रही थी। तभी उन्हें हर्षित के कमरे से छींकने की आवाज़ आई। तुम दोनों एक साथ जुकाम हुआ है? अनुप्रिया जी ने वैशाली को देखते हुए सवाल किया। वैशाली अनुप्रिया जी के सवाल का जवाब देने की जगह नीचे ज़मीन पर देख रही थी, साथ ही अपने पैर के अंगूठे से फर्श को कुरेद रही थी। छी, साथ ही लगातार छींक रही थी। साथ ही हर्षित के छींकने की आवाज़ भी लगातार आ रही थी। ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम दोनों के लिए काढ़ा भिजवाती हूँ।
अनुप्रिया जी की बात सुनकर वैशाली चुपचाप अपने कमरे में चली गई ताकि उसे किसी के भी किसी सवाल का जवाब ना देना पड़े। वैशाली जैसे ही कमरे में आई, हर्षित ने उसकी तरफ विक्स इन्हेलर बढ़ा दिया जिसे वो खुद भी इस्तेमाल कर रहा था। वैशाली को इन्हेलर से थोड़ी राहत मिली, तभी हर्षित ने उसके पास आकर हल्के से कहा, डॉक्टर का कॉल आया था, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, आज ही हमें बुलाया है। हर्षित की बात सुनकर वैशाली ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अस्पताल? आज ही? तुम दोनों को एक साथ जुकाम कैसे हो गया? डॉक्टर के इस सवाल पर हर्षित और वैशाली नजरें चुराने लगे। तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, अब तुम जब चाहो तब माँ बन सकती हो, अगली बार कोई परेशानी नहीं आएगी। डॉक्टर ने उन दोनों की ओर रिपोर्ट बढ़ाते हुए कहा। थैंक्स, हर्षित और वैशाली ने एक साथ कहा, फिर जाने लगे। सुनो, डॉक्टर ने जब दोनों को आवाज़ दी तो दोनों ही दरवाजे पर खड़े हो गए। डॉक्टर पर्ची पर कुछ लिखने लगा। ये जुकाम की दवाई है, डॉक्टर ने पर्ची हर्षित को देते हुए कहा, जिसे हर्षित ने बिना डॉक्टर की ओर देखे ही ले ली, क्योंकि अब उसे भी सबके उन दोनों के साथ जुकाम कैसे हुआ इस सवाल पर शर्म आने लगी थी। गौरव ऋषिता का घर। अगले ही क्षण में जो हुआ उसने ऋषिता को घोर आश्चर्यचकित कर दिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो सुदेश जी आज तक आग उगलती थी, जिनकी आंखों से क्रोध की ऐसी अग्नि निकलती मानो उसे ही जला दे, उन्हीं आंखों में आज अश्रु रूपी मोती दिख रहे थे। आज उनके हाथ विनीत भाव से ऋषिता के समक्ष जुड़े हुए थे। ऋषिता की सोच को एक झटका सा लगा। सेकंड के 100वें हिस्से में मानो उसे होश आया हो। माँ, आप ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। ऋषिता ने आगे बढ़कर सुदेश जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। हाथ तो क्या, आज अगर तू कहे तो तेरे पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ। बस तुम गौरव को छोड़कर मत जाओ। अगर तुम दोनों चाहो तो अलग रह लो, साथ ही तुम अपनी नौकरी भी करते रहना। मैं या कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मैं देविका का विवाह भी जल्दी ही करवा दूंगी, फिर वो भी कभी तुम दोनों को परेशान नहीं करेगी। सुदेश जी का कंठ भावनाओं के अधिक वेग में अवरुद्ध हो गया था। वहीं ऋषिता ममता का ये रूप देखकर जड़ सी हो गई थी। क्या सच में औरत को समझ पाना संभव है? कल तक जिसकी सोच मैं तक सीमित थी, आज वो स्वयं का ना सोच अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। जिनका अहम उन्हें किसी के आगे झुकने की इजाज़त नहीं देता था, वो आज हाथ जोड़कर खड़ी थी। स्त्री के हर रूप में समर्पण, प्रेम, कर्तव्य, हठ, अधिकार, त्याग जैसे भाव उसके अंतर मन में जलधारा से बहते हैं। बेटी बनकर वो हठ कर सकती है, बहन बनकर अधिकार जता सकती है, बहू और पत्नी के रूप में वो समर्पण, कर्तव्य निभाती है, तो कभी रूठ कर अपने पिया को सताती है। परंतु माँ केवल देना जानती है। उसका प्रेम निस्वार्थ भाव का होता है। वो अधिकार नहीं मांगता, वो तो केवल प्रेम के बदले में प्रेम की चाहत रखता है। कभी कभी वो भटक जरूर जाता है, मगर जब संतान की आंखों से आंसू की बूंद भी बह जाए, जब उसे अपनी संतान की खुशियाँ बिखरती नजर आए, तब वो हर संभव प्रयास करती है उन खुशियों को सहेज कर रखने की, परंतु अपनी संतान को कभी टूटने नहीं देती। कभी कभी मुश्किल में उसे अकेला नहीं छोड़ती। ऋषिता भी आज एक ऐसी स्त्री को अपने समक्ष देख रही थी, जिसने अपने अहम के लिए वैशाली को इतना मजबूर तक कर दिया। उसने आत्महत्या जैसा भयानक कदम भी उठा लिया था। उसके बाद स्वयं को सजा से बचाने के लिए प्यार का छल भी किया। आज वही उसे अपनी हार मानकर क्षमा याचना कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार वो केवल एक माँ की तरह सोच रही थी। माँ, मुझे आपसे या देविका से किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। हमारे बीच चाहे जितने भी मन मुटाव हो, परंतु उससे ये सच तो नहीं बदला जा सकता ना कि हम सब एक परिवार हैं। ऋषिता ने बहुत प्यार और अपनेपन के साथ सुदेश जी को समझाया था। भाभी, देविका अचानक दरवाजे के पीछे से बाहर आ जाती है, जो ना जाने कब से छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। आप भाई के साथ ही रहो, चाहो तो हमसे अलग रह लो, फिर मैं भी कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी। देविका की आंखों में जाने के नाम से ही आंखों में नमी आ गई थी, जिस ऋषिता ने महसूस कर लिया था।
देविका। ऋषिता ने देविका का हाथ पकड़ अपने पास बुला लिया। मुझे तुम सबसे कोई परेशानी नहीं है। अभी तो तुम्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है। ना जाने जीवन में कब स्वयं ही अपना जीवन और गृहस्थी चलाने की आवश्यकता पड़ जाए, तब क्या करोगी? तब क्या तुम फिर से पढ़ना शुरू करोगी या कोई काम सीखोगी? औरत बाहर काम नहीं कर सकती या घर नहीं चला सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले तो बच्चे को माँ के नाम से ही जाना जाता था। जैसे राम जी को हम माता कौशल्या के नंद के रूप में या कृष्ण जी को यशोदा के लल्ला के रूप में। औरतों का अपने परिवार या पति के लिए व्रत करना या घर का काम करना एक तरीका है ये बताने का कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती है। अपने पति और परिवार के लिए व्रत करना वो हमारी संस्कृति और परंपरा का अटूट हिस्सा है। उन सब का मतलब भी औरत को पुरुष से कम आंकना नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारा प्रेम दिखाना है। फिर हम सब ये करते हुए भी बाहर काम कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं तुझे नौकरी के लिए इस घर और गौरव को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। सुदेश जी ने एक बार फिर से प्रयास किया ऋषिता को मनाने का। ऋषिता को उन दोनों से क्या कहना है और क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। ऋषिता के परीक्षा वाले दिन, उस दिन के बाद ऋषिता से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुदेश जी, देविका, गौरव सब अपने अपने काम करते और ज़रूरत हो उतना ही बात करते। घर में उदासी की परत छा गई थी। क्या ये जरूरी है? बैग पैक करते ऋषिता के हाथ गौरव की बात सुनकर रुक गए। वो मुड़कर गौरव को देखने लगी, इस उम्मीद में कि शायद गौरव अपनी बात पूरी कर दे। मैं जानता हूँ तुम परीक्षा के बाद सीधा अपनी किसी सहेली के वहाँ रहने जाने वाली हो। गौरव ने ऋषिता के सामान को देखकर कहा, मत जाओ। मैं जानता हूँ मेरे परिवार ने बहुत गलत किया है, शायद इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे रोकूं। बस हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांग सकता हूँ। ऋषिता के हाथ से उसके कपड़े नीचे गिर गए, जिन्हें उठाकर गौरव रखने लगा तो ऋषिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। कर क्या रहे हैं आप दोनों? ऋषिता की बात सुनकर गौरव उसे असमंजस से देखने लगा, मगर ऋषिता ने उस पर ध्यान देने की जगह अपनी बात कहना जारी रखा। पहले माँ मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी और अब आप? क्या माँ? गौरव की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। माँ ने तुमसे माफ़ी मांगी, वो भी हाथ जोड़कर? हाँ। फिर भी माफ़ी और यहाँ रहकर नौकरी करने की इजाज़त भी देती है। ऋषिता ने गौरव के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा, मगर क्यों? कैसे? मेरा मतलब है। गौरव को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे और क्या नहीं, क्योंकि वो आपकी माँ है, आपसे बहुत प्यार करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ रहूँ तो आपको माँ और देविका से पहले की तरह ही व्यवहार करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं हमेशा यहीं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और ऋषिता के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब भावनाओं के वेग में गौरव ने उसे गले लगा लिया, ऋषिता पहले तो सदमे की स्थिति में अपने दोनों हाथों को गौरव से दूर रखकर खड़ी रही। फिर गौरव के जज्बात समझकर उसने भी अपने हाथों को गौरव के करीब कर लिया। 4 साल बाद हर्षित वैशाली का घर। हर्षित जल्दी करिए ना, वरना कहीं ये शैतान ना उठ जाए। वैशाली और हर्षित अपने कमरे में थे। पूरे कमरे में बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे, कहीं चॉकलेट के रैपर तो कहीं कागज के टुकड़े हवा के साथ फर्श पर दौड़ लगा रहे थे। वैशाली की गोद में प्यारा सा 3 साल का बच्चा खेल रहा था, जो बिल्कुल हर्षित की तरह लग रहा था, जिसकी हंसी से गालों पर डिंपल दिखने लगते। घुंघराले बाल उसके माथे को ढके हुए थे। पास ही उसी की उम्र की बच्ची सो रही थी, जो सांवली थी, मगर नींद में भी उसकी मुस्कान किसी के भी मन को मोह ले। हर्षित पास ही बैठकर बच्चे के लिए दूध को ठंडा कर रहा था। खबरदार जो मेरी परी के लिए कुछ कहा, हर्षित ने दूध का गिलास बच्चे के मुंह से लगाते हुए कहा। अच्छा जी, वो आपकी परी और ये राजकुमार, मैं क्या हूँ फिर? एक तो दोनों जुड़वा शैतान पूरा दिन पीछे भगाते हैं, आप हो कि जरा सा डांटने भी नहीं देते। वैशाली ने प्यार भरी शिकायत की थी। अरे तुम इन्हें तो क्या, मुझे भी डांट सकती हो। हर्षित वैशाली को मना ही रहा था, तभी उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी।
जिसे सुनकर दोनों ने ही अपना सिर पर हाथ दे मारा। काजल वैशाली की बेटी का नाम। काजल बेटा मेरी परी उठ गई। वैशाली ने काजल को अपनी गोद में ले लिया। हर्षित ने अपने बेटे सौम्य को अपनी गोद में उठाकर घुमाने लगा। एक स्कूल के बाहर का दृश्य। मिस का बेटा मम्मा को बाय कहो। गौरव गाड़ी में अपनी 3 साल की प्यारी सी बेटी के साथ बैठा था। मिस का रंग मेरी सीता पर बिल्कुल नहीं गई थी। वो अपने दादाजी की तरह सांवले रंग के साथ इस दुनिया में आई थी, मगर अब उसके परिवार में सब बाहरी रंग को महत्व ना देकर मन के साफ रंग को महत्व देते हैं। अब उनके लिए इंसान के गुण उसके रंग से ज़्यादा मायने रखते हैं। रिशिता स्कूल में पढ़ाने जा रही थी। गौरव मिस्का उसे स्कूल तक छोड़ने आए थे। बाय मम्मा। मिस्का ने विंडो से बाहर हाथ निकालकर रिशिता को बाय किया। रिशिता ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। फिर वो पलटकर स्कूल में चली गई। अब आइसक्रीम कौन खाएगा? गौरव ने मिस्का के उदास चेहरे को देखकर कहा, जो अपनी माँ के जाने पर उतर गया था। मिस्का ने अपनी और उंगली से इशारा करते हुए कहा। गौरव ने उसकी इस मासूम सी हरकत को देख उसके गाल पर प्यारी सी किस दे दी। फिर अपनी गाड़ी बढ़ा दी किसी दुकान की ओर, जहां वो अपनी बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर सके। क्या हुआ अगर पति ने एक आध गाली दे दी? क्या हुआ जो कभी गुस्से में हाथ उठा दिया या हाथ पकड़ अपने कमरे से निकाल दिया? तुम उसका गुस्सा खत्म होने पर चली जाना, फिर से मना लेना प्यार से। रिश्ते में थोड़ा सहना तो सबको पड़ता है, फिर चाहे सास और ननद के ताने हों या पति के गुस्से का बम्ब। यही वो सीख है जो हर लड़की को उसकी शादी के समय अपने घर की औरतों यानी कि माँ, दादी, चाची सबसे मिलती है। थोड़ा सह लो, अगर सहने से सब ठीक रहता है तो बुरा क्या है। पर मेरा एक सवाल है आप सबसे, जिन हाथों को सबके सामने थामकर 7 फेरे और वचन लेने वाला पति जब उन्हीं हाथों को पकड़ बाहर निकाल दे तो कैसे सब सही रह सकता है? कैसे वो लड़की उसके बाद भी मन से अपने पति से रिश्ता निभा सकती है? वो पति जिसे ये भी सुध ना हो कि उसके निकालने के बाद उसकी पत्नी सारी रात ठंड में बिना बिस्तर जमीन पर कैसे निकालेगी। वैशाली के परिवार ने भी उसे कुछ ऐसा ही सिखाया था। अगर गौरव का परिवार उसे नहीं छोड़ता तो आज शायद इस कहानी का अंत वैशाली के दूसरे विवाह की खुशी भरा अंत नहीं बल्कि उसकी आत्महत्या के साथ ही होता। इस तरह से गौरव के परिवार का उसे छोड़ना ही उसके लिए सही हुआ, क्योंकि उसके मायके वाले तो शायद खुद से ही उसे कभी वापस लाते ये पक्का भी नहीं था। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।